पोटेंशियोमीटर पोटेंशियोमीटर एक वोल्टेज मेजरिंग डिवाइस है, यानी कि इसको इस्तेमाल करते हुए हम दो पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर कर सकते हैं। और वो तमाम डिवाइसेस जिनको इस्तेमाल करते हुए हम पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करते हैं उन्हें हम वोल्ट मीटर कहते हैं। अब वोल्ट मीटर जो है ये हमेशा सर्किट में इस तरह से लगाया जाता है दो पॉइंट्स के क्रॉस कि हम एग्जैक्टली पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर कर पाए। अब हमारा जो वोल्ट मीटर है उसकी रेजिस्टेंस जो है वो हमेशा बहुत ज़्यादा होनी चाहिए ताकि वोल्ट मीटर से कम करंट जो है वो पास कर सके। जितना कम करंट वोल्ट मीटर से पास करेगा उतना ये एक्यूरेटली पोटेंशियल डिफरेंस दो पॉइंट्स के क्रॉस मेजर कर पाएगा। अगर इसकी रेजिस्टेंस कम हो तो करंट सर्किट में से गुजरने की बजाय वोल्ट मीटर में से फ्लो करेगा, जिसका नुकसान हमें ये होगा कि हम सर्किट के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो रहा है हम वो एग्जैक्टली मेजर नहीं कर पाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो एक आइडियल वोल्ट मीटर होगा उसकी रेजिस्टेंस डेफिनेटली बहुत ज्यादा होनी चाहिए। तो एक आइडियल वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस जो है वो इन्फिनिट होती है भाई, बहुत ज्यादा, ताकि हम करेक्टली पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर कर सकें। अब हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए बहुत सी डिवाइसेस यूज की जाती हैं, जैसे कि CRO, डिजिटल वोल्ट मीटर, इसके अलावा सिंपल वोल्ट मीटर्स भी यूज होते हैं और पोटेंशियोमीटर को भी इस्तेमाल करते हैं। अब CRO और जो डिजिटल वोल्ट मीटर्स हैं ये काफी एक्सपेंसिव डिवाइसेस हैं और हम इनको यूजुअली हर जगह पर इस्तेमाल भी नहीं कर सकते। तो इस सबसे जो सिंपल डिवाइस है जिसको हम लेबोरेटरीज में यूज करते हैं वो होता है भाई हमारा पोटेंशियोमीटर। और लेबोरेटरीज में जो यूज होने वाला पोटेंशियोमीटर है वो आपको इस वक्त स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। तो ये हमारे पास आम लैब में यूज होने वाला पोटेंशियोमीटर है जो कि जनरल वुडन बॉक्स के ऊपर बनाया जाता है। इसमें हमारे पास ये मीटर रॉड है, इसके अलावा ये हमारे पास टर्मिनल्स हैं दोनों तरफ, और एक वायर जो है वो इन टर्मिनल्स के क्रॉस अगर आप देखो तो ये आपको नजर आ रही होगी भाई। ये वायर जो है मुख्तलिफ पोटेंशियोमीटर्स के अकॉर्डिंगली, जैसे यहाँ पर ये नजर आ रहा है आपको, ये वायर जो है ये एक टर्मिनल से स्टार्ट हो रही है 100 सेंटीमीटर एक तरफ, फिर 100 सेंटीमीटर अगेन दूसरी तरफ। तो इस तरह से इस पोटेंशियोमीटर पर इस वक्त जो आपको टोटल वायर नजर आ रही है बेटा वो 200 सेंटीमीटर है, और इस वायर की जो लेंथ है बेटा वो रेजिस्टेंस को कोरिस्पॉन्ड करेगी। जितनी ज्यादा लेंथ होगी उतनी ज्यादा रेजिस्टेंस होगी। और इसमें जॉकी को एज अ स्लाइडिंग टर्मिनल यहाँ पर हम इस्तेमाल करते हैं। ये जो है एक पेन की तरह का जो है ना ये एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम इस वायर के ऊपर स्लाइड कर सकते हैं अपने टर्मिनल्स के अकॉर्डिंगली। अब ये हम पे डिपेंड करता है कि हम किन टर्मिनल्स को इनिशियल यानी कि ए टर्मिनल और फाइनल यानी कि बी टर्मिनल का नाम देते हैं। यानी कि दो टर्मिनल इसके फिक्स होते हैं, एक हमारे पास ए टर्मिनल है, एक हमारे पास बी टर्मिनल है, ये दोनों फिक्स टर्मिनल है। अब ये हमारे ऊपर है कि जी हम इसको किस तरह से चूज करते हैं। अगर आप 100 सेंटीमीटर फिक्स करना चाहते हो जस्ट ए और बी के दरमियान, तो हम एक तरफ से ए टर्मिनल सेलेक्ट कर लेंगे और दूसरी तरफ से बी टर्मिनल, और ए और बी के दरमियान जो लेंथ है बेटा वो 100 सेंटीमीटर होगी। लेकिन अगर आप अपने पोटेंशियोमीटर को बेहतर करना चाहते हैं तो ज्यादा से ज्यादा लेंथ रखनी होती है भाई ए और बी के दरमियान। तो फिर हम क्या करेंगे भाई, हम ए टर्मिनल और बी टर्मिनल जो है वो इन दोनों को सिलेक्ट कर लेंगे। ये जो दोनों कंसेक्टिव आपको नजर आ रहे हैं, हम इन दोनों टर्मिनल्स को एज ए और बी चूज कर लेते हैं। देन ए और बी के दरमियान लेंथ जो है वो 200 सेंटीमीटर होगी। और अगर
हमारा पोटेंशियोमीटर जो है वो 400 की वायर से बना हुआ, यानी कि उसमें अभी इस वक्त आपको ये 2 जो है ना वायर को जो है वो सेकंड रो तक मूव किया गया है। तो 400 सेंटीमीटर वाला जो पोटेंशियोमीटर होता है उसमें इसी वायर को 4 टाइम्स जो है वो 100 सेंटीमीटर के अंदर डिवाइड किया होता है। तो देन हम जो है वो ए और बी को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से ये जो सिंपल ये हमारा लैब में यूज होने वाला पोटेंशियोमीटर है, जिसमें हम अपनी मर्जी के अकॉर्डिंगली ए और बी को चूज करते हुए जो कि फिक्स टर्मिनल्स होंगे, जो कि एंड टर्मिनल्स होंगे, और सी टर्मिनल हमारा जो है वो स्लाइडिंग टर्मिनल होगा, जो कि जॉकी जो है उसको हम स्लाइड कर सकते हैं ए और बी के दरमियान। इस तरह से ये हम लैब के अंदर सिंपल पोटेंशियोमीटर जो है ना यूज करते हैं। अब पोटेंशियोमीटर जो है ये हमारे किस काम आता है जी? ये मेजर कर सकता है और कंपेयर कर सकता है पोटेंशियल डिफरेंसेस को, यानी कि इसको इस्तेमाल करते हुए हम पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर भी कर सकते हैं, किसी अननोन ईएमएफ सोर्स की जो कैलकुलेशंस है वो हम कर सकते हैं। इसके अलावा जो मुख्तलिफ ईएमएफ सोर्सेज हैं उनको हम कंपेयर भी कर सकते हैं। अब ये हमारे पास जनरल पोटेंशियोमीटर है, लेकिन हम इसको यूज कैसे करेंगे आगे, जो फर्दर हम आगे चल रहे हैं, हम इसको सर्किट में इस्तेमाल करते हैं। ए और बी टर्मिनल होगा और ए और बी के दरमियान जो है ये हमारे पास जो है ये रेजिस्टेंस है, आर रेजिस्टेंस, और सी जो है वो हमारा स्लाइडिंग टर्मिनल है, जो कि इन जनरल जॉकी है, जो कि ए और बी के क्रॉस जो है ये मूव कर सकती है। अब यहाँ पर रेजिस्टेंस जो है वो इन जनरल लेंथ के कोरस्पॉन्डिंग होगी। जितनी ज्यादा लेंथ होगी उतनी ज्यादा जो है वो रेजिस्टेंस जो है वो उस रीजन में होगी। नेक्स्ट है जी हमारे पास पोटेंशियोमीटर हमारे किस किस काम आ सकता है। तो जी पोटेंशियोमीटर को हम इस्तेमाल करते हैं एज अ वेरिएबल रेजिस्टर। उसी तरह से जी हमारे पास ए टर्मिनल है, बी टर्मिनल है और सी जो है वो स्लाइडिंग टर्मिनल है। टोटल रेजिस्टेंस ए और बी के दरमियान जो है वो कैपिटल आर से रिप्रेजेंट की गई है, और सी जो कि स्लाइडिंग टर्मिनल है ए के रिस्पेक्टिव वो हमें वेरिएबल रेजिस्टेंस देगा। यानी कि अगर सी टर्मिनल जो है वो ए के करीब होगा, सी टर्मिनल अगर ए की तरफ जाएगा तो जो स्मॉल आर जो रेजिस्टेंस ए और सी के दरमियान है वो कम होती चली जाएगी, और मिनिमम रेजिस्टेंस कितनी हो सकती है हमारे पास? 0, जब सी और ए जो है वो एक जगह पर इकट्ठे होंगे। यानी कि अगर स्लाइडिंग टर्मिनल जो है वो ए पॉइंट पर हो तो ए और सी के दरमियान रेजिस्टेंस 0 होगी, और जैसे जैसे जो स्लाइडिंग टर्मिनल सी है ये ए से अवे और बी की तरफ मूव करना शुरू करेगा, तो हम क्या नोट करते हैं कि स्मॉल आर जो है वो इंक्रीज करना शुरू करेगा, और बढ़ते बढ़ते उसकी मैक्सिमम रेजिस्टेंस जो है वो कैपिटल आर तक हो सकती है। यानी कि जब हमारा स्लाइडिंग टर्मिनल सी जो है वो बी पर होगा तो जो रेजिस्टेंस है हमारे सर्किट की ए और बी के क्रॉस और ए और सी के क्रॉस वो मैक्सिमम होगी। क्यों? क्योंकि हमारा सी स्लाइडिंग टर्मिनल जो है वो बी तक, और हम जो आउटपुट में जो रेजिस्टेंस दे रहे हैं वो ए और सी के अक्रॉस दे रहे हैं। बिल्कुल सेम वर्किंग है जैसे हमने रियोस्टेट के लिए पढ़ी थी, कुछ भी डिफरेंस जो है वो यहाँ पर नहीं है। नेक्स्ट पोटेंशियोमीटर जो है इसको हम एज अ पोटेंशियल डिवाइडर भी इस्तेमाल करते हैं। अब जब इसे हम एज अ पोटेंशियल डिवाइडर इस्तेमाल करेंगे तो हम क्या करते हैं भाई, हम ए टर्मिनल और बी टर्मिनल के क्रॉस जो है हम एक नॉन ईएमएफ सोर्स लगा देते हैं। ऐसा ईएमएफ सोर्स की एग्जैक्ट वैल्यू हमें नॉन है, पता है जी। अब जी ए और बी के क्रॉस जो है टोटल पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा जो इस ई की जो ईएमएफ है। अब हमने आउटपुट पे जो वोल्टेज देना है वो हमारा ये V वोल्टेज जो कि वोल्टमीटर यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है वो कोरिस्पॉन्ड करेगा।
और जो वोल्टेज अक्रॉस ए और सी टर्मिनल है, सी जो कि स्लाइडिंग टर्मिनल है, ए और सी के क्रॉस जो वोल्टेज हम आउटपुट पे दे रहे हैं वो हमारे पास किसके इक्वल होगा जी? वो हमारे पास इक्वल होगा VAC जो है वो इक्वल होगा IR के। I जो करंट फ्लो कर रहा है और R वो स्मॉल रेजिस्टेंस जो A और C के दरमियान एग्जिस्ट करती है। अब टोटल करंट जो है वो हमारे पास होगा जी टोटल EMF डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस। तो यहां से VAC हमारे पास इक्वल आ जाएगा E डिवाइड बाय R इनटू स्मॉल r। अब वोल्टेज अक्रॉस A और C डिपेंड करता है इस स्मॉल r पे, क्योंकि टोटल EMF कांस्टेंट है और टोटल रेजिस्टेंस भी सेम है। हाँ, लेकिन अगर A और C के दरमियान आप रेजिस्टेंस को वेरी करते हो तो उस रेजिस्टेंस की वेरिएशन से जो आउटपुट पे वोल्टेज डेवलप होगा वो भी चेंज होगा। जैसे कि अगर हमारा C टर्मिनल जो है वो B के करीब हो तो R जो है उसकी वैल्यू ज्यादा होगी। तो R की वैल्यू ज्यादा होने से जो वोल्टेज है A और C के क्रॉस वो ज्यादा डेवलप होगा, तो VAC इंक्रीज कर जाएगा। और जैसे जैसे आप C को A टर्मिनल की तरफ लेकर आओगे तो A और C के दरमियान लेंथ कम होती चली जा रही है। लेंथ कम होने का मतलब है रेजिस्टेंस कम होती चली जा रही है, और A और C के क्रॉस जो वोल्टेज होगा जिसको हम VAC से रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो भी भाई कम होता चला जाएगा, जो कि वोल्टमीटर हमें बताएगा। अब भाई जो टोटल वोल्टेज A और B के क्रॉस था उसको हम डिवाइड करके C को स्लाइड करते हुए वेरी कर सकते हैं। C को स्लाइड करते हुए हम A और B के दरमियान अपनी मर्जी का वोल्टेज हासिल कर सकते हैं, यानी कि हम इसको एज अ पोटेंशियल डिवाइडर जो है इस्तेमाल कर रहे हैं। सेम वैसे ही जैसे हमने रियोस्टेट में किया था, ये दो फंक्शन तो बिल्कुल सेम है जी। वैसे नेक्स्ट है जी हमारे पास, हम अननोन EMF कैलकुलेट करना चाहते हैं पोटेंशियोमीटर को इस्तेमाल करते हुए। हम अपने पोटेंशियोमीटर को जो अभी हमने स्टडी किया एज अ पोटेंशियल डिवाइडर सेटअप लगाएंगे। ये हमारे पास EMF सोर्स है, ये हमारे पास दो टर्मिनल्स हैं, A टर्मिनल और B टर्मिनल पोटेंशियोमीटर के, जो कि फिक्स हैं। अब हमने अननोन EMF निकालनी है। हम सपोज करते हैं कोई EX जो है ये हमारे पास अननोन EMF है जिसको हम कैलकुलेट करना चाहते हैं। और ये बात ज़हन नशी होनी चाहिए कि EX जो है वो हमेशा जो हमारा E वोल्टेज है, जो नॉन वोल्टेज है, हमारी जो बैटरी है जो कि हम यहाँ पे लगा रखी है हमने, उससे स्मॉल होनी चाहिए। ठीक है, EX हमेशा स्मॉल होगी और E हमेशा ज्यादा होगी, क्योंकि आप EX को मैयर करना चाह रहे हो तो आप उसी सूरत में मैयर कर सकोगे अगर जो हमारी नॉन वोल्टेज E है वो ज्यादा हो उससे। अब कैसे करेंगे ये सब कुछ? हमारे पास फिक्स टर्मिनल्स हैं A और B। टोटल रेजिस्टेंस जो है A और B के दरमियान वो कैपिटल R से रिप्रेजेंट की गई है। अब हम A टर्मिनल के साथ EX को इस तरह से अटैच करते हैं कि इसका पॉजिटिव टर्मिनल जो है वो A के साथ कनेक्टेड है और नेगेटिव टर्मिनल जो है वो गल्वानोमीटर के साथ कनेक्टेड है, जबकि गल्वानोमीटर का जो दूसरा टर्मिनल है वो स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट C के साथ कनेक्ट कर दिया गया है। तो हमारे पास यहाँ पे गल्वानोमीटर के जनरल टू टर्मिनल्स हैं। एक हमारे पास जो है वो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच है, वो बैटरी जिसकी हमने EMF कैलकुलेट करनी है उसके नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच है, और दूसरा टर्मिनल जो है वो इंटरनल स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट जो है उसके साथ है भाई। अब जी A टर्मिनल जो है वो इंटरनल पॉजिटिव टर्मिनल है, क्योंकि दोनों बैटरीज जो हैं उसके पॉजिटिव जो है वो यहाँ पे कनेक्टेड है, और B टर्मिनल जो है वो नेगेटिव टर्मिनल है। B टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल किस तरह से है भाई? क्योंकि E सोर्स का EMF सोर्स का जो नेगेटिव पोटेंशियल है वो B के साथ अटैच है। इसके अलावा गल्वानोमीटर का वो साइड जो EX बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच है वो इन जनरल नेगेटिव पोटेंशियल पे है, और C की पोजीशन डिटरमिन करेगी कि गल्वानोमीटर की जो दूसरी साइड है वहां पे कौन सा पोटेंशियल आ रहा है। मिसाल के तौर पे अगर C को आप स्लाइड करते हुए ले जाते हैं B की तरफ
अगर आप C को स्लाइड करते हुए B की तरफ लेकर जाएंगे तो हम क्या नोट करेंगे कि गैल्वानोमीटर जो है उसकी दूसरी साइड जो है वो नेगेटिव होना शुरू हो जाएगी और मोर नेगेटिव होगी। गैल्वानोमीटर की जो अननोन ईएमएफ से जो ऑपोजिट साइड है वहां पे नेगेटिव पोटेंशियल आना शुरू हो जाएगा। लेकिन ये नेगेटिव पोटेंशियल जो है ये ईएमएफ सोर्स के अकॉर्डिंगली नेगेटिव पोटेंशियल से ज्यादा होगा बी के करीब। अब क्योंकि एक तरफ मोर नेगेटिव है एक तरफ लेस नेगेटिव है तो इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा और करंट जो है वो गैल्वानोमीटर में से फ्लो करेगा। लेकिन अगर आप इसको सी टर्मिनल को ए की तरफ लेकर जाएं तो हम क्या नोट करेंगे कि अब जो गैल्वानोमीटर का टर्मिनल है सी के साथ जो कनेक्ट है वो पॉजिटिव हो गया। अगेन पोटेंशियल डिफरेंस दोनों तरफ डेवलप होगा और पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होने की वजह से क्या होगा गैल्वानोमीटर डिफ्लेक्शन शो करेगा। हाँ, लेकिन अगर आप कुछ ऐसा करते हैं कि सी की पोजीशन ए और बी के दरमियान एडजस्ट करें, इस तरह से एडजस्ट करें कि सी जो है वो ना तो बी के ज्यादा करीब हो ना ए के ज्यादा करीब हो, बल्कि आप सी को बी के और ए के दरमियान मूव करते हुए एक ऐसा पॉइंट तलाश करें जहां पर जो नेगेटिव पोटेंशियल है सी कॉन्टेक्ट की तरफ, जो सी स्लाइडिंग कॉन्टेक्ट है उसकी तरफ जो नेगेटिव पोटेंशियल है वो भी सेम उतना ही हो जाए जितना अननोन ईएमएफ की तरफ हमारे पास नेगेटिव पोटेंशियल था। तो हम क्या नोट करेंगे कि जो गैल्वानोमीटर के दोनों टर्मिनल्स हैं उस पे दोनों अतराफ पे सेम नेगेटिव पोटेंशियल होगा और सेम नेगेटिव पोटेंशियल होने की वजह से क्या होगा भाई, कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा और गैल्वानोमीटर में से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। हम इस सी टर्मिनल को इस्तेमाल करते हुए हम वो पॉइंट जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। अब वो पॉइंट सपोज कर लेते हैं इस रीजन में है, तो इन जनरल ये जो है ये हमारे पास गैल्वानोमीटर का नल पॉइंट है, यानी कि इस वक्त गैल्वानोमीटर में से कोई करंट जो है वो फ्लो नहीं कर रहा। इसके अकॉर्डिंगली हम लेंथ फाइंड आउट कर लेंगे ए से सी तक कितनी लेंथ बनती है जहां पर गैल्वानोमीटर में से करंट फ्लो नहीं कर रहा। उस लेंथ की वैल्यू को हम आर की वैल्यू से, क्योंकि आर जो है इन जनरल स्मॉल आर जो है ये पोटेंशियोमीटर के लिए लेंथ को कोरिस्पॉन्ड करता है स्मॉल एल को, और कैपिटल आर जो है ये कंप्लीट लेंथ जो है हमारे पोटेंशियोमीटर की उसको कोरिस्पॉन्ड करता है। तो भाई अगर आप रेजिस्टेंसेस को लेंथ से रिप्लेस कर दें तो हमारे पास जो अननोन ईएमएफ के लिए रिलेशन आ जाएगा वो है जी L डिवाइडेड बाय कैपिटल L इनटू E। E हमारे पास नॉन है, कैपिटल L हमें जो है ना पोटेंशियोमीटर की टोटल लेंथ पता होती है। देन जो है ना हम स्मॉल l कैलकुलेट करते हुए जो कि है जी हमारे पास A और C के दरमियान लेंथ, हम EX अननोन ईएमएफ कैलकुलेट कर लेंगे। अच्छा जी, अननोन ईएमएफ हमने कैलकुलेट कर ली C नल पॉइंट को एडजस्ट करते हुए। अब हमने दो ईएमएफ सोर्सेज को कंपेयर करना है। ईएमएफ सोर्सेज को कंपेयर करना सिंपल है, जैसे अभी आपने अननोन ईएमएफ कैलकुलेट की है बिल्कुल सेम प्रोसीजर को अडॉप्ट करते हुए हम कंपेयर करेंगे। हम क्या करते हैं भाई, हम अपने इस EX को रिप्लेस कर देते हैं E1 के साथ, यानी कि EX की जगह हम E1 अटैच कर देते हैं। जब हम EX की जगह E1 अटैच कर देंगे और सेम प्रोसीजर को जो कि हमने अननोन ईएमएफ के लिए अडॉप्ट किया था उसे इस्तेमाल करते हुए नल पॉइंट फाइंड आउट करते हैं। नल पॉइंट वो पॉइंट है जहां पर गैल्वानोमीटर के दोनों टर्मिनल्स के क्रॉस सेम नेगेटिव पोटेंशियल होगा, करंट फ्लो नहीं करेगा। देन हम L1 कैलकुलेट कर लेंगे जो कि डिस्टेंस है A और C स्लाइडिंग कॉन्टेक्ट जो हमारा पॉइंट है उसके दरमियान, लेंथ फाइंड आउट कर लेंगे, L1 होगी वो। हम वहां से E1 कैलकुलेट कर सकते हैं। देन हम इस E1 को रिप्लेस कर देंगे E2 के साथ, यानी कि फिर EX की जगह हम क्या यूज करेंगे भाई, हम EX की जगह जो है वो पहले हमने E1 अटैच की थी, अब जो है हम E2 लगा देते हैं। E2 अटैच करते हैं तो उसके अकॉर्डिंगली अगेन नल पॉइंट फाइंड आउट करेंगे और L2 जो है वो आ जाएगा हमारे पास। देन हम ये जो हमारे पास E2 की वैल्यू आ गई है L2 डिवाइड बाय कैपिटल L इनटू E,
और E1 की वैल्यू थी हमारे पास L1 डिवाइड बाय कैपिटल L इंटू E। इन दोनों को अगर हम डिवाइड कर देंगे तो डिवाइड करने से भाई हमारे पास रिलेशन आ जाएगा E1 डिवाइड बाय E2 इज इक्वल टू स्मॉल l1 डिवाइड बाय स्मॉल l2। तो ये जी हमने दो EMF सोर्सेज को एक दूसरे से कंपेयर कर लिया। ठीक है जी, इस तरह से मुख्तलिफ EMF सोर्सेज की वैल्यू को हम कंपेयर कर सकते हैं कि कौन सी वैल्यू बड़ी है, कौन सी वैल्यू छोटी है। अननोन EMF भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं।